नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 49 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये प्रश्न 125, 200 या 250 शब्दों में लिखने के लिए आए तो आप इसको कैसे लिखेंगे? जब से हम आधुनिक काल पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो हमने शुरू में कुछ गद्य विधाओं को लेकर बातचीत की, लेकिन लगा कि क्रम से अगर अध्ययन करें और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करें तो सन 1800 ईस्वी के बाद से जो भी घटनाएं घटी हैं या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास में परिवर्तन हुए हैं, उनके आधार पर हमें अध्ययन करना चाहिए। तो उसमें हमने सबसे पहले हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान रहा है उसको लेकर आप सभी से बातचीत करेंगे। और आप देखेंगे कि ये प्रश्न न सिर्फ आपके इस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये आरएस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और कहीं न कहीं आप बीए एमए के सिलेबस में भी इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान अक्सर पूछा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे? तो इसकी शुरुआत आप करेंगे 19वीं शताब्दी के आरंभ में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देशी भाषाओं में सामान्यतः पुस्तकें अनुदित होती थी। हिंदी या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक गिलक्रिस्ट या कई बार इनको गिलक्राइस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, गिलक्राइस्ट थे। उर्दू के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए और भाखा या हिंदवी के लिए अलग। भाखा मुंशियों के रूप में लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर जिन दो गद्य लेखकों का सादर नाम लिया जाता है वे हैं मुंशी सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खां। तो आप देख रहे हैं कि चार भाखा मुंशियों की चर्चा की जा रही है, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ठीक है, और सदा सुखलाल, साथ में इंशा अल्लाह खां। इसमें से दो का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था और दो का संबंध आप देख रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर से इनका एक तरीके से जुड़ाव था। तो कुल मिलाकर पहला पैराग्राफ जो आप लिखेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, कहां पर हुई थी, इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई और इसमें कई भाषाओं की चर्चा की गई, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल। और इसमें क्या होता था कि पुस्तकों का अनुवाद होता था। ठीक है, और इस अनुवाद के लिए या फिर खड़ी बोली के जानकार जितने थे उनको इसमें बुलाया गया। खासतौर से लल्लू लाल और सदल मिश्र का संबंध ऐसे कॉलेज से एकदम से जुड़ा हुआ था और बाहर से जो दो भाषाविद या भाषाविद जिनको कह सकते हैं जुड़े थे, सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खां। अब इस कॉलेज का योगदान क्या था उसको देख लेते हैं। पहला योगदान ये था कि खड़ी बोली गद्य को प्रोत्साहन देना। कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट ने पहली बार व्यवस्थित रूप से खड़ी बोली गद्य में पुस्तकें लिखवाने का कार्य आरंभ किया। इससे पहले खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा थी। कॉलेज ने इसे लिखित और मुद्रित रूप दिया। ये बहुत बड़ा योगदान रहा फोर्ट विलियम कॉलेज का कि जो खड़ी बोली शुरुआती दौर में, वैसे देखा जाए तो खड़ी बोली का प्रयोग हम आदिकाल से ही देखते हैं। आमिर खुसरो इत्यादि का नाम आपके दिमाग में आ गया। उस समय खड़ी बोली मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा थी, लेकिन इसको लिखित और मुद्रित रूप में पहचान दिलाने का प्रयास किसी ने किया तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने किया। तो इसलिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि खड़ी बोली गद्य को प्रोत्साहन दिया गया फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा। दूसरी विशेषता ये रही या योगदान रहा कि मानकीकरण की शुरुआत। कॉलेज में पहली बार गद्य की भाषा के स्वरूप पर विचार हुआ। गिलक्राइस्ट ने दो अलग अलग शैलियों को प्रोत्साहित किया, एक अरबी फारसी बहुल शैली यानी जिसको उर्दू कहा जाता है और दूसरी संस्कृतनिष्ठ शैली जो कि हिंदी।
यहीं से हिंदी उर्दू विवाद की शुरुआत भी हो जाती है। तो आप देखेंगे कि मानकीकरण, खड़ी बोली के मानकीकरण की बात या गद्य की भाषा क्या होनी चाहिए, इसको लेकर विचार विमर्श हुआ और गिलक्राइस्ट ने दो तरीके की शैलियों पर चर्चा की। एक शैली उर्दू की थी और दूसरी शैली हिंदी की थी। ठीक है, और जब हिंदी उर्दू शैली निर्धारित की गई तब यहाँ से हिंदी उर्दू विवाद की शुरुआत हो जाती है। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ते समय भी इस प्रसंग को देखा होगा। बच्चन सिंह का अगर अध्ययन करेंगे तो भी इस प्रसंग को आप आराम से समझ पाएंगे। तीसरा योगदान रहा कि प्रमुख गद्य लेखकों को मंच मिला। जितने भी गद्य लेखक थे उनको मंच इस कॉलेज ने प्रदान किया। और आप जानते हैं कि मंच का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपने कभी मंचों पर लोगों को बैठते हुए देखा होगा और उस पर बैठने के लिए मारी मारा जो मचती है उसको देखा होगा, तो आराम से इस चीज को समझ पाएंगे कि मंच का मतलब क्या है। मंच का मतलब भी प्रोत्साहन। प्रमुख गद्य लेखकों को एक तरीके से प्रोत्साहित किया गया, उनको सामने लाया गया। उनमें कौन थे? कॉलेज ने लल्लू लाल और सदल मिश्र जैसे लेखकों को नियुक्त किया। इसमें लल्लू लाल का क्या योगदान रहा? इन्होंने प्रेम सागर की रचना की। इनकी भाषा पर ब्रज भाषा का गहरा प्रभाव था और यह उस समय के आगरा के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। यह शैली अत्यधिक संस्कृतनिष्ठ और पंडिताऊ थी। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा तो उन्होंने बकायदे फोर्ट विलियम कॉलेज से जो भी गद्य लेखक जुड़े हुए थे उनकी भाषा को लेकर काफी विचार विमर्श किया है। और उन्होंने लिखा है कि फला में पंडिताऊपन है तो फला में पूर्वीपन है। इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। वही चीज आपको यहाँ पर सटीक तरीके से लिखना है। तो लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की और इनका संबंध आगरा से था, तो ब्रज भाषा का उस खड़ी बोली पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। और जमाना भी था ये कि खड़ी बोली बनाम ब्रज भाषा का विवाद चल रहा था। एक तरफ हिंदी उर्दू का चल रहा था, दूसरे तरफ खड़ी बोली बनाम ब्रज भाषा का। तो कहीं न कहीं खड़ी बोली के ऊपर ब्रज भाषा अपना दबाव बनाए हुई थी और लेकिन धीरे-धीरे खड़ी बोली उससे बाहर निकली और आज जो मानक रूप में हम खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं वही हिंदी के रूप में है। ये सारी घटनाएं आप पहले से भी जानते होंगे। चूंकि एग्जाम में आपको शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लल्लू लाल के बाद जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था सदल मिश्र। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान की रचना की। इनकी भाषा पर पूर्वीपन का प्रभाव था, यानी जो बिहारी हिंदी है खासतौर से उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। और जो सदल मिश्र थे वो आरा के आसपास के रहने वाले थे, तो कहीं न कहीं जो भोजपुरी का प्रभाव है, हालांकि उस समय भोजपुरी का अस्तित्व जनता में तो था लेकिन इस तरीके से साहित्यिक रूप में नहीं था। तो उनकी खड़ी बोली पर बिहारी हिंदी का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखाई देता था। आमतौर पर हम हिंदी भी बोलते हैं तो क्षेत्र विशेष का प्रभाव उसके ऊपर दिखाई दे देता है। जैसे कोई तमिलनाडु का होगा, अगर वो हिंदी बोलेगा तो आप समझ जाएंगे। कोई उर्दू पढ़ने वाला है, अगर वो हिंदी बोलेगा तो भी आप समझ जाएंगे कि किसकी मातृभाषा मूल रूप से हिंदी है और किसकी जिन्होंने की सीखा है इसको। ठीक है, अगर आप पूर्वांचल से हैं तो आपके ऊपर कहीं न कहीं थोड़ा सा बिहारी टोन या फिर पूर्वीपन आपको दिखाई देगा। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं तो वहां की हिंदी में वो खराबपन रहेगा जिसके लिए वो जानी जाती है, जहां से इसका उद्गम ही हुआ था। तो चीजें आप समझ गए होंगे कि सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान लिखे। इसके बाद उनकी भाषा में पूर्वीपन का प्रभाव था, लेकिन यह अधिक व्यावहारिक और चलती हुई जीवंत भाषा थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। अगला जो योगदान रहा फोर्ट विलियम कॉलेज का वो रहा मुद्रण और प्रसार। क्योंकि शुरू में ही हमने बताया कि खड़ी बोली पहले आम बोलचाल की भाषा थी, लेकिन इसको लिखित रूप में और मुद्रित रूप में आप पहले देखेंगे। पहले कविताएं वाचिक हुआ करती थी, लोग कविता मंचों पर इसका काव्य पाठ करते थे। फिर लगा कि इसको क्यों न लिखित रूप दे दिया जाए, तो कई बार आप देखेंगे हिंदी आलोचना में वाचिक और लिखित कविता में भी उसकी अनुभूति को लेकर विचार विमर्श हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुद्रण और प्रसार, कॉलेज ने इन पुस्तकों को छपवाकर प्रसारित किया, जिससे पहली बार खड़ी बोली गद्य का एक लिखित रूप लोगों के सामने आया और गद्य लेखन के लिए एक आधार तैयार हुआ। धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया। तो आप देखेंगे अंग्रेजों ने बाइबिल का अनुवाद कराया और जितने भी उनके धर्म ग्रंथ थे उनका
अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करवाया। और इसी समय एक नाम आता है राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, ठीक है, जिन्होंने गुटका नुमा कई पुस्तकों का निर्माण करवाया, जिसमें इतिहास, तिमिरनाशक, मानव धर्मसार, ये सभी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हुए पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो 91 प्ले वीडियो की प्लेलिस्ट है, जरूर देखिए, आपका जीवन बदल सकता है। बार बार कहने का मन भी नहीं करता है, लेकिन दूसरा मन है जो कि नहीं मानता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसको जरूर देखिए, आपका एकदम से जीवन बदल जाएगा, एकदम परीक्षा के लिए आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। तो मुद्रण और प्रसार में फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान रहा, क्या रहा कि लिखित रूप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया, और धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद हुआ, और साथ में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर अनेक सीमाओं के बावजूद फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान ऐतिहासिक है। इसने उस समय खड़ी बोली गद्य के विकास को गति दी जब इसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। इसने गद्य लेखन की एक परंपरा शुरू की, व्याकरण और कोश निर्माण को प्रेरित किया, और हिंदी गद्य के लिए एक आधार भूमि तैयार की, जिस पर आगे चलकर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी साहित्यकारों की पृष्ठभूमि बनी और गद्य का प्रसार हुआ। तो आप देखेंगे कि जो खड़ी बोली भारतेंदु युग तक आकर केवल गद्य का माध्यम रही, वही द्विवेदी युग में आकर पद्य का भी माध्यम बन गई, और छायावादी साहित्यकारों ने तो इसको एकदम से परिनिष्ठित रूप तक पहुंचाया। बाद में तमाम गद्य विधाएं लिखी गईं, यहाँ तक कि अन्य गद्य विधाएं भी लिखी जाने लगी, जो कि आप सभी के लिए परीक्षाओं में सिरदर्द भी बनी रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज अगर शुरुआती दौर में ये प्रयास न करता तो शायद आज जो भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, खासतौर से हिंदी का, और उसका कुछ रूप अलग ही रहता। लेकिन एक तरीके से हम कहें कि ये सकारात्मक रूप रहा है यहाँ पर, ठीक है। बीच बीच में आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो जैसे गारसद तासी, इनका झुकाव उर्दू के तरफ था। इसी तरीके से ग्रियर्सन को भी आप देखेंगे तो इन्होंने भी थोड़ा सा बांटने का प्रयास किया। अंग्रेजी में इन्होंने जरूर इतिहास ग्रंथ लिखा, लेकिन हिंदी उर्दू विवाद को लेकर भी इनका भी अलग रूप रहा। तासी का कुछ ज्यादा ही रहा, ठीक है। तो हमें उसके भीतर नहीं जाना है। अमूल रूप से अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान, या हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम का योगदान क्या रहा है, तो आपको इसी तरीके से अपना उत्तर लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए होंगे। आगे हम इसी तरीके से पत्रकारिता, आप देखेंगे जैसे ही फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ, गद्य लेखन शुरू हुआ, तो पत्रकारिता का भी युग आया। 1826 से लगातार अब तक जब हम बात कर रहे हैं, लगभग आप देखेंगे कि 2026 में कितने साल हो जाएंगे, 200 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं पत्रकारिता के। तो हम लोग बहुत लकी हैं जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। आज है 25 दिसंबर 2025, ठीक है। तो आप पत्रकारिता को लेकर बातचीत करेंगे, फिर जो भी गद्य विधाएं, आगे जो भी टर्निंग मोड है, मेरी कोशिश है कि जो चीजें आप कहीं ना पाए उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट होकर आप एग्जाम हॉल में जाएं और अच्छा परफॉर्मेंस करके आए। अन्य चीजों को आप अपने से भी पढ़ते रहिए। जब आपके अंदर से ऊर्जा निकलेगी तभी हमारी ऊर्जा उसमें समाहित होकर आपको मजबूती देगी। पता चला कि हम तो बता रहे हैं लेकिन आप पेन तक नहीं उठा रहे हैं, केवल सुनते जा रहे हैं, तो पेन तो उठाना पड़ेगा, तभी आप सफलता तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 49 आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी इसी तरीके से वीडियोज आती रहेंगी। जो भी आगामी लिखित परीक्षाएं वो उनमें इस सीरीज का काफी योगदान रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि चैनल पर ज्वाइन बटन लगी हुई है, इसलिए लगी हुई है कि जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर कुछ अच्छा कर गए, वो सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग करें, ठीक है। जिनके पास जिनके अंदर सहयोग की भावना वो सहयोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप सब्सक्राइब करके भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आएगा। कुछ विद्यार्थियों ने लिखा कि ज्वाइन करने पर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमने शुरू से ही कहा है कि हमारा ना कोई ऐप है ना कोई कोर्स है। हाँ, हमारे अंदर एक जज्बात है, एक जिद है, एक ऊर्जा है कि कोई भी एग्जाम आएगा उसके सिलेबस के अनुसार, खासतौर से हिंदी विषय का, तो हम उसकी तैयारी कराएंगे और उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो सही मायने में कुछ करना चाहते हैं। बाकी तो आप लोग कहाँ कहाँ पर कितने कितने फीस देकर
लाभ पाए होंगे, हानि भी पाए होंगे, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मन में बातें बहुत हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी में हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान रहा है, उसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।